हाय एवरीवन, कैसे हो भाई आप सब। भाई हम लोगों ने डेरिवेटिव को कर दिया है समाप्त। अब हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की। भाई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ना अपने आप में बहुत लेंथी टॉपिक है, तो पहले एक स्ट्रक्चर को समझेंगे कि हम क्या कैसे और कब पढ़ने वाले हैं। देखो भाई, ये टॉपिक हैं जो हमें कवर अप करने हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। अगर मैं बात करूँ रेट मेज़र या जो भी टॉपिक है, मैं सबसे पहले उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। ठीक है। उसके बाद हम एम एल अग्रवाल जो हम बुक चला रहे हैं उसके क्वेश्चंस निपटाएंगे एक्सरसाइज वाइज। अब बात आती है कि सर उसकी एक्सरसाइज तो बहुत लेंथी लेंथी है, तो जैसे कि मान लो कि इसका कॉन्सेप्ट छोटा है ना, तो आज मैं क्या करूँगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, फिर उस एक्सरसाइज को दो पार्ट्स में कर लेंगे। सिमिलरली अगर किसी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा बड़ा है तो पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर अगली एक्सरसाइज के अंदर उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी सीरीज चलने वाली है। काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, मतलब इतनी चलेगी कि हमें एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो कि हमें क्या कैसे और कैसे पढ़ना है। ठीक है भाई, चलिए तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू और अपने इस रेट ऑफ चेंज वाले टॉपिक को समझते हैं। इस रेट ऑफ चेंज वाले टॉपिक को ना आप लोगों को क्या बोला जाता है, रेट मेजर, है ना। देखो टॉपिक का क्या नाम लिखा जाता है, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर इसको सिर्फ आप एक तरीके से देखते हो रेट मेजर करने के लिए। अब सर ये रेट मेजर कहाँ पर होता है, कैसे होता है, इसको समझते हैं। देखो भाई, यहाँ पर ना अपने पास जब आपने मेरे से डी वाई अपॉन डी एक्स सीखा था तो उसमें दो प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं। जैसे होता है एक वाई विच इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। वाई कौन होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x को फर्क नहीं पड़ता, x के चेंज होने से y के अंदर चेंज आता है, तभी आप बोलते थे डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरीके से समझते चलो। अब मान लो ये जो y है, ठीक है, अगर मैं इसे लिखता हूँ डेल्टा y और इसको लिखता हूँ डेल्टा x, तो ये बेसिकली उस y के अंदर, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंदर होने वाले स्मॉल चेंज को डिनोट करता है। ठीक है भाई, सुनते जाना, इस चीज़ का कोई खास रोल नहीं आने वाला, बट समझना ज़रूरी है। अब अगर मैं बात करूँ डेल्टा एक्स विच इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसके स्मॉल चेंज को बताता है कौन, डेल्टा एक्स, मतलब एक्स के अंदर जो चेंज होगा उसे डेल्टा एक्स से डिनोट करा जाएगा। तो इनमें जो एवरेज चेंज हुआ, इनमें जो एवरेज चेंज हुआ उसको आप डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बोल सकते हो। ठीक है। और इस चीज़ को अगर आप लिमिट, सुनते जाना, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू ज़ीरो पे इवेल्युएट करो तो आप लोगों को एक वैल्यू मिलती है विच इज़ डी वाई अपॉन डी एक्स। ये होता है एक्चुअल रेट ऑफ चेंज जो हम पढ़ने वाले हैं। इसको एक्चुअल में रेट मेज़र या रेट ऑफ चेंज बोला जाता है। ठीक है भाई, अब इसका मतलब क्या है ये और समझते हैं। अगर आपने किसी फंक्शन में ये इस तरीके से डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है तो इसका मतलब है चेंज इन वाई। इसका क्या मतलब है, चेंज इन वाई या चेंज इन द पर यूनिट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी सिंपल सी बात है कि एक्स की अगर एक यूनिट में चेंज आया है तो उसकी रिस्पेक्ट में वाई में कितना चेंज आया है। अब चेंज कैसे भी हो सकता है, मान लो एक्स इंक्रीज हो रहा है और वाई भी इंक्रीज हुआ तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव चेंज, है ना, ये इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर एक्स इंक्रीज हुआ और वाई डिक्रीज हुआ तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव चेंज, यानी वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को करने वाले हैं कि एक्स के चेंज होने से वाई में क्या चेंज आने वाला है। अब चेंज लिखेंगे कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने क्या करा, ध्यान से सुनना, पॉइंट समझने ज़रूरी है, क्वेश्चन में आपके लिए भरमार लेकर आया हूँ, टेंशन मत लो। अगर मैं बात करूँ एरिया ऑफ सर्कल की, ठीक है, पूरी बात सुनना। अगर एरिया ऑफ सर्कल की मैं बात करूँ और उसमें चेंज ना रेडियस की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, रेडियस की वजह से, तो आप बोलोगे चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में बच्चे, आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है ना इस क्वेश्चन में वो क्या है उसको समझो। भाई आपने यहाँ पर चेंज कर दिया एरिया के अंदर, वो आ गया 2πr। अभी आप मत सोचना आप कैसे आया क्यों आया, बस अभी समझो, आगे सब समझाने वाला हूँ। तो ये जो 2πr आया है ना, मान लो r की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू कितनी है 2, तो जब आपका फाइनल आंसर आएगा वो 4π आएगा। लेकिन 4π इज़ नॉट दैट आंसर, क्योंकि गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, जो आपका dA अपॉन dr आया है वो 4π आया है। ठीक है, इस 4π को ऐसे नहीं पढ़ते, 4π को ऐसे पढ़ेंगे, एरिया की जो यूनिट है वो क्या होती है। सर अगर क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में कैलकुलेट होता है। पर यानी स्लैश आर की वैल्यू क्या होती है, सर आर होता है रेडियस विच इज़ इन सेंटीमीटर। इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि जब आप दुकान पे जाते हो और आपको बोला कि भाई आम यानी मैंगो 100 रुपये पर केजी है,
तो इसका क्या मतलब होता है कि हर 1 kg खरीदने पे आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, हाँ या ना। अगर आपने 2 kg खरीदा होता तो 200 रुपये, 3 kg खरीदा तो 300 रुपये। तो इसका भी यही मतलब है कि अगर आप 1 सेंटीमीटर रेडियस का चेंज लाते हो तो आपका जो एरिया है ना वो 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज लेकर आता है। इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि यानी एरिया के अंदर जो चेंज आया वो किसकी वजह से आया, रेडियस की वजह से आया, और वो कितना आया वो ये बात बताती है। अब ये रेडियस की जगह वॉल्यूम भी हो सकता है, ठीक है, कभी सरफेस एरिया हो सकता है, कभी सरकमफ्रेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है XYZ, वो सब मैं आपको बताऊंगा। पर क्या सर ऐसा है रिस्पेक्ट कभी क्वेश्चन में बताए ना कि किसकी है? बहुत बार होगा ऐसा होगा। जब आपके क्वेश्चन में रिस्पेक्ट ना बताई हो कि किसकी है तो क्वेश्चन को देख के अंडरस्टूड करना है, समझना है, मैं आपको समझाऊंगा। उस केस में जो रिस्पेक्ट होगी वो टाइम की होगी। किसकी होगी? टाइम की। सर टाइम की रिस्पेक्ट कैसे हो सकती है? भाई कुछ चेंज हो या ना हो, कोई चीज़ समय के साथ तो बदलती ही है। अगर मैं आपसे बात करूं एरिया के अंदर रेडियस भी बदल रही है, एरिया भी बदल रहा है, तो इस केस में मैं रिस्पेक्ट टाइम की रखूंगा। इसको ज़्यादा विचार नहीं करते, ये बात आपके समझ में आ गई है 100 रुपये किलो के एग्जाम्पल के हिसाब से। वही एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो किसी वॉल्यूम के अंदर चेंज आया 3 सेंटीमीटर क्यूब पर रेडियस, तो आप एक बात बताओ इसका क्या मतलब है कि सर अगर आप 1 सेंटीमीटर का चेंज लाते हो तो जो टोटल वॉल्यूम है उसके अंदर 3 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज आएगा। अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर का चेंज होता तो यहाँ 6 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज होता। ये बात का मतलब होता है। ये बात अगर दिमाग में बैठ गई है तो आगे चलने में मज़ा आने वाला है। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं। भाई देखो ML अग्रवाल वाली बुक के मैं आपको 1 से 10 क्वेश्चन इस वीडियो में करवाऊंगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा, और बाकी बचे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई है कि रेट ऑफ मेजर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज को हम कैसे पढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और हर एक चीज़ को लिखने के लिए। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ जो भी मैं पढ़ाऊँगा इसके नोट्स ना आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे, क्या कि भाई जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ो तो आप लोगों को सरफेस एरिया, है ना, ट्राइंगल्स और रेक्टेंगल्स, इन सब के पेरीमीटर और एरिया के फॉर्मूला याद होने चाहिए, चाहे 2D फिगर हो चाहे 3D फिगर हो। उससे काफ़ी हेल्प होती है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, बहुत आराम से क्या बोला है क्वेश्चन ने, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। बता दिया क्वेश्चन ने किसके अंदर चेंज हो रहा है, एरिया ऑफ सर्कल में, यानी दिस इज डिपेंडेंट। किसकी वजह से हो रहा है? रेडियस की वजह से, तो दिस इज इंडिपेंडेंट। और आपको बता दिया है कि रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो भाई देखो आर हो गई 6 सेंटीमीटर। पूरी बात सुनते चलना। एरिया ऑफ सर्कल ये क्या होता है भाई? एरिया ऑफ सर्कल को मैंने ए डिनोट कर दिया, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो मैं क्या करूँगा, डी ए अपॉन डी आर। जैसे आप डी वाई अपॉन डी एक्स करते थे तो वाई को आप एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज करते थे, तो इस समय आप चेंज किसको कर रहे हो सर? ए को। और किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में। तो आपको इसका डेरिवेटिव करना है एज आर इज रिस्पेक्ट है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो पाई कांस्टेंट है वही रहेगा, आर स्क्वायर का होगा 2r। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई आर। बट दिस इज़ नॉट द राइट आंसर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आर की जो यूनिट होती है उसे हम यहाँ लिखते हैं और स्लैश लगा के पर जो आप बोलते हो आर की यूनिट यहाँ पे आती है। तो इस तरीके से फाइनल आंसर बनता है। बट क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया है कि आर की वैल्यू कितनी है, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप। तो आर की वैल्यू कितनी है? 6। तो आप क्या करोगे, 2 पाई ब्रैकेट में 6, ये आ गया आपका 6 दूनी 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर के चेंज होने से आपके जो टोटल एरिया में चेंज है वो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज आने वाला है व्हेन द रेडियस इज 6। बोलो बात समझ में आई क्या? बस इतनी सी बातें करनी है। आओ थोड़ी सी बातें और करते हैं। सेकंड पार्ट, जो मैं टाइम की रिस्पेक्ट की बात कर रहा था ना, अब सुनना उस बात को। देखो रेडियस यानी आर को मैं रेडियस डिनोट करूँगा, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, एट अ रेट ऑफ दिस। अच्छा, तो इसका मतलब जो रेडियस है सर्कल की वो इस रेट से इंक्रीज़ हो रही है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये सेकंड क्या भला है? भाई सेकंड आता है टाइम के लिए, जब मुझे नहीं पता कि चीज़, जैसे मान लो एरिया तो रेडियस के रिस्पेक्ट में हो गया चेंज, पर रेडियस किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगी? तो वो समय के साथ बदलती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं डी आर अपॉन डी टी। डी टी इज़ डिनोट फॉर टाइम, जो कि आप यहाँ सेकंड के रूप में देख सकते हो। ये मिनट भी हो सकता है, ये आर भी हो सकता है।
हर एक सेकंड में रेडियस 0.7 सेंटीमीटर बदलती है, ये बात इसका मतलब है। ठीक है, अब आपसे पूछा है सरकमफ्रेंस में चेंज बताओ। अब बात बताओ, क्या इसने बोला कि सरकमफ्रेंस किसकी रिस्पेक्ट में है? नहीं ना, पिछले क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था कि रेडियस की रिस्पेक्ट में जाना है। इस क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है। तो आप क्या करोगे जब ऐसे क्वेश्चन में जाओगे, तो आप लोगों को देखना है क्वेश्चन में किसकी हवा बह रही है। भाई सीधा सा दिख रहा है कि सेकंड पे चल रहा है, तो क्वेश्चन टाइम की रिस्पेक्ट में ही जाएगा। तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा उसका आप फॉर्मूला लगाएंगे सी लिख कर, विच इज़ 2πr, सर्कल का फॉर्मूला होता है। अब आप लिखोगे dc/dt। ओके, 2πr का क्या होगा सर? 2π का 2π होगा, r का होगा 1। ठीक है, डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर हम r को अलग तरीके से, जैसे आपको याद होगा y है, ठीक है, और ये t है, पर दोनों को x की रिस्पेक्ट में करना है, तो dy/dx आता है और ये dt/dx आता है। तो सिमिलरली जब आप r को करते हो तो यहाँ पे dr/dt भी आता है। ठीक है भाई, इस चीज़ को सोचना है। अब ये 2π तो था ही, dr/dt कितना है? 0.7। तो अपना आंसर आ गया 1.4π, और सरकमफ्रेंस होता है सेंटीमीटर में और आपका टाइम होता है सेकंड में। तो लो जी भाई, 1.4π सेंटीमीटर पर सेकंड। भाई अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही है तो अभी लाइक का बटन दबा दो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनके आप मतलब आपको लगता है कि ज़रूरत है ऐसी चीज़ों की, जिसमें कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाए और क्वेश्चन भी बनने लगे। तो चलो भाई तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में लिखा है रेडियस ऑफ सर्कल इज़ इंक्रीजिंग एट दिस रेट। तो फिर से वही रेडियस और टाइम की रिस्पेक्ट 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, आपको बताना है एरिया किस रेट से चेंज होगा व्हेन द रेडियस इज़ 10। तो रेडियस 10 सेंटीमीटर की है और आपको चेंज इन एरिया बताना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर? πr²। ठीक है भाई, अब dA/dt ही आएगा, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे व्हेन द रेडियस बोला, ना कि विद द रेडियस बोला। तो व्हेन हो गया तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन टाइम के रिस्पेक्ट में ही चल रहा है। तो ये होगा पाई का पाई, r² का 2r और इनटू में dr/dt। सिमिलर वही चीज़ें जो अभी तक करते आ रहे हैं हम। 2πr की वैल्यू 10 है, dr/dt की वैल्यू कितनी है सर? 3 है। तो ये अपना आ जाएगा 3 दूनी 6 और ये 10, 60π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब जो चेंज आ रहा है ना सेंटीमीटर स्क्वायर का, वो पर सेकंड के हिसाब से आ रहा है, ये बात याद रखना। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अब साइड ऑफ अ स्क्वायर आर डिक्रीजिंग। अब ये डिक्रीजिंग वर्ड आते ही ना आप वैल्यू को नेगेटिव ट्रीट करोगे, जैसा कि अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। ठीक है, चलो अगर साइड है जो स्क्वायर की है तो लेट साइड को लेट कर लो आप एस इज साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो साइड है स्क्वायर की वो किस रेट से डिक्रीज हो रही है? दिस। ठीक है, तो ये आएगा ds/dt इज इक्वल टू माइनस का 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। माइनस डिक्रीजिंग की वजह से लगाया, बीइंग रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है ना, अब आगे देखो क्या बोला हुआ है, व्हाट रेट इज इट्स पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग। तो भाई इतना आसान क्वेश्चन, भाई अब पेरीमीटर पूछा है तो पेरीमीटर का क्या होगा सर? पेरीमीटर का होगा 4 इंटू साइड। बिल्कुल, तो अगर पेरीमीटर को p माना जाए तो dp/dt क्या आएगा सर? 4 का 4 आएगा और s का आएगा ds/dt, और विच इज़ माइनस का 1.5, तो आंसर आएगा माइनस का 6। और यहाँ पर आएगा आपका पेरीमीटर सेंटीमीटर में नापा जाएगा और पर सेकंड। तो यानी जो इसका पेरीमीटर है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। बोलो बातें समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, तसल्ली से बैठो भाई, सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब ये मैं आपके लिए होमवर्क में डाल रहा हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर बस सिर्फ एरिया की बात हो रही है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है उस तरीके का। चलो भाई छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको रेट ऑफ चेंज बताना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एज। ओके, व्हेन द एज इज़ 5। अब देखो यहाँ पे बार बार फॉर्मूले आ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप पहले फॉर्मूले याद कर कर आओगे फिर मेरे पास आके बैठोगे। तो आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब के अंदर चेंज बताना है विथ रिस्पेक्ट टू एज। ठीक है भाई, तो सबसे पहले लेट द एज ऑफ क्यूब कर लो। तो भाई एज ऑफ क्यूब जो है उसे मैं x मान रहा हूँ, ठीक है, जो कि 5 सेंटीमीटर है। अब आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब के अंदर चेंज बताना है, तो पहले आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताना पड़ेगा, विच इज़ साइड क्यूब। तो साइड का क्यूब हो गया। अब अगर मैं dv/dx लिखता हूँ, क्योंकि रिस्पेक्ट एज की है, विच इज़ x, तो इसका होएगा 3x²। बिल्कुल,
x की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू में 3, तो ये आएगा 75। और वॉल्यूम नापा जाता है सेंटीमीटर क्यूब में, और x का मतलब होता है साइड, यानी जो कि सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। इस तरीके से इसका आंसर बनेगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, अब क्यूब भी वेरिएबल हो गया भाई, ठीक है, इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ दिस। तो ये जो वेरिएबल क्यूब है उसकी एज के बारे में बता दिया। तो एज को अगर मैं वापस x मानता हूँ तो ये dx अपॉन dt दिया हुआ है, क्योंकि नोटिस करो पर सेकंड में बात हो रही है। बिल्कुल सर, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, बार बार बोल रहा हूँ, क्यूब है और क्यूब का जो एज है उसे हमने x मान लिया, जो कि चेंज हो रहा है पर सेकंड के हिसाब से, तो यहाँ टाइम आएगा। ये बात फिक्स कर लो दिमाग में। अब आपको बताना है वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा अगर उसकी एज 10 सेंटीमीटर है। फिर से वही बात, यहाँ व्हेन बोला है, विथ रिस्पेक्ट नहीं बोला है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है x का क्यूब। अब जब आप dv को डेरिवेटिव करोगे, आप वॉल्यूम को डेरिवेटिव करोगे, तो वो रिस्पेक्ट टाइम की ही लेगा। क्यों सर? क्योंकि इसके अंदर कहीं मेंशन नहीं है कि रिस्पेक्ट आपको एज की करनी है, ठीक है ना। चलिए, x की क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, इंटू में आएगा dx अपॉन dt। अब एक एक करके, x की जगह 10 का स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt 3 है आपका, तो 3 तिया 9 और ये आ गया 900, और 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है। तो मेरे हिसाब से बातें बिल्कुल डायरेक्ट बन रही हैं, तो चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। चलो भाई 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास चीज़ थोड़ी सी बदलने वाली है। सर क्या बदलेगा इसमें? भाई स्फेरिकल आ जाएगा। स्फेरिकल का मतलब स्फेयर। अब बात को सुनना ध्यान से। एक बलून है जो ऑलवेज स्फेरिकल रहता है। कभी आपने देखा होगा गुब्बारा फुलाते हैं फू फू करके, तो ना क्या होता है कि हवा भरते हुए भी वो गोल ही रहता है ना, तो उसकी ये बात कर रहे हैं। अब इसने बोला है कि आपको बताना है फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो रेडियस की रिस्पेक्ट है, रेडियस 10 है, ठीक है भाई, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर है। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर मैं डी वी अपॉन डी आर लिखूँ एज मैंशन इन द क्वेश्चन, तो 4/3 पाई वही रहेगा, आर क्यूब का होगा 3r स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आर की रिस्पेक्ट है तो कोई और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई स्क्वायर वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू कितनी है? 10। 10 का स्क्वायर करो 100 हो जाएगा, तो ये 400 पाई आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वो सेंटीमीटर क्यूब में नापा जाता है, और रेडियस की बात करूँ तो वो सेंटीमीटर में नापा जाता है। तो इस प्रकार से चेंज होता है। अभी तक मैं 3-4 टाइप करवा चुका हूँ, जिसके अंदर आपको समझ में आ रहा होगा। हर बार एक क्वेश्चन में या तो मैं रेडियस की रिस्पेक्ट देता हूँ, और फिर रेडियस को हटाकर मैं टाइम की रिस्पेक्ट देता हूँ। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। अब देखो, रेडियस ऑफ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। अच्छा भाई, फिर से बलून हमेशा स्फेरिकल रहेगा, ठीक है। इस बार जो उसकी रेडियस है ना, उसके अंदर चेंज बता दिया इतने का। तो भाई रेडियस के अंदर अगर चेंज है तो डी आर अपॉन डी टी आएगा, बिल्कुल देख सकते हो। उसके बाद आपको चेंज बताना है सरफेस एरिया के अंदर, ठीक है, और रेडियस है 12। ओके भाई, तो सरफेस एरिया क्या होता है किसी स्फेयर का? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो पहले तो मैं उसे एस मान लूँगा, और ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको मैं टी की रिस्पेक्ट में करूँगा, क्योंकि मुझे कहीं भी नहीं कहा कि रिस्पेक्ट रेडियस की है, बस व्हेन वर्ड यूज़ हुआ है, व्हेन इज़ नॉट विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना, याद रखना। अब इसका क्या होगा? सर आर स्क्वायर का होगा 2r, और इसके साथ में आएगा डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि रिस्पेक्ट टी की है। वेरी गुड, 4 दूनी 8 पाई, आर की जगह क्या आएगा सर 12, और डी आर अपॉन डी टी की जगह क्या आएगा सर 1.5, ठीक है भाई। 8 पाई 12, 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा 2 4 जा 8, मल्टीप्लाई कर लो जितना भी आ जाए, 4 तिया 12 और 12 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि सरफेस एरिया स्क्वायर यूनिट में नापा जाता है। तो इस तरीके से भी चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ेगा। अब 10वां क्वेश्चन फिर से स्फेयर का ही है, तो उम्मीद करूंगा इस वाले को आप होमवर्क में ट्राई करोगे। 10 में से 8 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, 2 उम्मीद करता हूं उसको सॉल्व कर
कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे, ताकि मुझे पता लगे कि आप कितना वीडियो को वॉच कर रहे हो और कितना वीडियो को वॉच नहीं कर रहे हो। तो भाई उम्मीद यही है, अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे बताओ इस प्रकार की सीरीज़ को और कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, जैसी आपकी मतलब गुजारिश होगी चीज़ों पे हम उसी हिसाब से काम करेंगे। एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं पूरी क्लास की बातें, कि जितनी भी चीज़ मैंने करवाई है सब आपको इस तरीके से मैं देने वाला हूँ, पहले कॉन्सेप्ट फिर एम एल अग्रवाल की बुक से क्वेश्चंस, प्लस अगर क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम करने वाले हैं। तीसरी सबसे ज़रूरी बात कि जो हमने चीज़ें सीखी हैं इससे पहले आपको एक प्री रिक्वायर्ड नॉलेज लेकर आनी है अगली क्लास तक, और अच्छे से दोबारा इनको रिवाइज करना है। फॉर्मूलेस चाहे वो स्क्वायर के हों, चाहे वो रेक्टेंगल के हों, चाहे वो 3D के कितने भी हों, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब अच्छे से पढ़ना है। तो आई होप पूरी तरीके से चीज़ें क्लियर हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।